Public awareness and state-led social reform initiative play a crucial role in shaping a democratic, inclusive, and progressive society. In Rajasthan, various movement, laws, schemes, and institutional efforts have been undertaken to promote social justice. Equality, women empowerment, land reform, child welfare, voter awareness, transparency, education, and cyber safety. These initiatives aim to create an informed citizenry that actively participates in governance and social development. जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास भी किसी भी लोकतांत्रिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में सामाजिक न्याय, समानता, महिला सशक्तिकरण, भूमि सुधार, बाल कल्याण, मतदाता जागरूकता, पारदर्शिता, शिक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक आंदोलन, कानून, योजनाएं और संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जागरूक नागरिक तैयार करना है जो शासन और सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाए। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जनता को किसी प्रकार से जगाएं ताकि वो अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए और एक अच्छे समाज का निर्माण। The Bhudan movement was a landmark social reform movement initiated by Acharya Vinoba Bhave in the early years after India's independence. The primary objective of this movement was to persuade landowners to voluntarily donate a portion of their land to landless farmers. In Rajasthan, where land ownership was historically unequal, the movement helped reduce social disparities and encourage the idea of sharing resources for the collective good. मतलब क्या निकला कि भूदान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन था ये। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमिधारी किसानों को प्रेरित करना कि वे अपनी जमीन का कुछ भाग किसानों को दान कर दें। राजस्थान में जहाँ भी भूमि का वितरण असमान था तो इस आंदोलन ने सामाजिक असमानताओं को कम करने और सामूहिक हित के लिए संसाधनों के साझा उपयोग की भावनाओं को बढ़ाया। सिंपल शब्दों में, जिनके पास ज़मीनें थी उनको कहा गया यार वो ज़मीनें कुछ उन लोगों को दे दो जिनके पास नहीं है। Land reforms were closely associated with the Bhudan movement and aimed at restructuring agrarian relations. These reforms focused on abolishing intermediaries, providing ownership right to actual cultivators, fixing land selling, and preventing exploitation of small farmers. The Rajasthan government implemented several land reform measures to ensure social justice and economic stability in rural areas. भूमि सुधार भूदान आंदोलन से गहराई से जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य कृषि संबंधों का पुनर्गठन करना था। मतलब तो देश आज़ाद हुआ, किसी के पास खूब सारी ज़मीनें, किसी के पास नहीं थे। इन सुधारों में बिचौलियों की समाप्ति, वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामित्व, भूमि की अधिकतम सीमा तय करना और छोटे किसानों के शोषण को रोकना शामिल था। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनेक भूमि सुधार उपाय लागू किए। Untouchability was one of the most deeply rooted social evils in Indian society. It denied a section of people their basic human dignity and rights. The Indian Constitution abolished untouchability under Article 17, and the Rajasthan government supported this constitutional mandate through awareness campaigns, strict laws, and social reform program to promote equality and human dignity. अब ने क्या है कि इंडिया में एक जाति पाति की जो भावना है वो गंदी है, पहले भी थी, आज भी है, आज कम हुई है थोड़ी। एक दूसरी जातियों से नफरत करना, उनको नीचा मानना, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनएथिकल भी है, इलीगल भी है, ये सब तरीके से ख़राब है। तो हमें व्यक्ति जो है वो भगवान का बच्चा होता है, भगवान के सारे बच्चे समान है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल 17 कहता है कि ये जातिगत भेदभाव बंद हो। Women education is a powerful tool for social transformation. Educated women contribute to the well-being of their families, participate in economic activities, and play an objective role in decision-making process. The Rajasthan government has constantly emphasized girls' education by providing scholarship, free textbook, bicycle,
bicycle, hostels and incentives to reduce dropout rates. किसी भी समाज में मतलब महिला जब पढ़ती है ना तो वो दो परिवार सुधारती है। पढ़ी लिखी महिला अपने पियर को भी साथ देती है, पढ़ी लिखी महिला अपने ससुराल को भी साथ देती है। तो अच्छी महिला अच्छे बालकों का पालन पोषण ढंग से कर पाएगी, चरित्र निर्माण करेगी। महिलाएं जब अनपढ़ रहेगी तो पूरा परिवार ही डांवाडोल हो जाएगा। परिवार डांवाडोल तो समाज डांवाडोल, समाज डांवाडोल तो देश डांवाडोल। Women empowerment goes beyond education, includes economic independence, social security, legal protection, and political participation. Various state-sponsored initiatives in Rajasthan aim to provide women with skill development, employment opportunities, health services, and protection from violence and discrimination. मतलब महिला को आगे बढ़ाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो इसमें ऐसा ही नहीं है कि भाई महिला के साथ अच्छा व्यवहार उतना ही महिला सशक्तिकरण हो गया, अच्छा व्यवहार भी हो, इक्वल उनको राइट मिले। जैसे पिता की प्रॉपर्टी में पिता की प्रॉपर्टी में भाई बहन दोनों का समान अधिकार होना अच्छा कानून है। दूसरा, जहाँ महिला काम करती है तो सम्मानजनक स्थिति में वो काम करे, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सुरक्षा की जाए, उनको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, आर्थिक रूप से समृद्ध बने, और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन वगैरह भी सब आते हैं। द स्टेट वुमेन कमीशन act as an institutional mechanism to safeguard women's rights. It addresses complaints related to harassment, domestic violence, discrimination, and injustice. The committee also advises the government on policy matters related to women's welfare and empowerment. हमारा जो राज्य महिला आयोग है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। कोई महिला दुखी है, प्रताड़ित है समाज से या फिर अपने परिवार से या फिर अन्य व्यक्ति से, तो महिला आयोग उसको न्याय दिलाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज्ड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज. These groups promote saving, provide access to micro credit, and encourage entrepreneurship among women, thereby improving their social and economic status. SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ महिलाएं जो इकट्ठी होती है, एक संगठन बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है और पैसा इकट्ठा करती है और उससे आर्थिक संपन्नता आती है। SHG को बैंक लोन भी देती है और इनसे महिलाओं में आत्मनिर्भरता आती है। वो अपने पतियों पर डिपेंड नहीं होती। कई पति उनको शराब पी के दुर्व्यवहार करते हैं, कमाते नहीं है, तो विशेषकर उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इनको सहायता मिलती है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 provides legal protection to women against physical, mental, emotional, and economic abuse within the household. It ensures the right to residence protection order and legal remedies for affected women. मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कहता है कि कोई महिला, उसको घर परिवार में गाली गलौज करना, उसके साथ मारपीट करना, अभद्रता करना, मानसिक रूप से परेशान करना, उसके नियमों का, उसके जो अधिकारों का हनन करना, ये सब इलीगल है। ऐसे आदमी को दोषी माना जाता है और उनको सजाएं मिलती है, दहेज प्रथा वगैरह ये सब। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स, पॉपुलरली नोन एज सबला, focuses on improving the nutritional and health status of adolescent girls. It also provides life skill education, vocational training, and awareness about health and hygiene. जो लड़कियां 18-20 साल की हो गई तो उन लड़कियों को अच्छा पढ़ाना, उनके साफ़ सफाई के लिए विशेष योजनाएं चलाना, उनको आर्थिक रूप से समर्थ बनाना, वोकेशनल व्यावसायिक ट्रेनिंग देना, ताकि लड़कियां किसी पे डिपेंड नहीं रहे और अपना जीवन गरिमामय तरीके से जी सके। उसको क्या कहा जाता है? सबला कहा जाता है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स, सबला के नाम से जाना जाता है। The बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ initiative addresses the declining child sex ratio and promote the education and survival of the girl child. It emphasizes social awareness, strict enforcement of laws and community participation. मतलब क्या हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक प्रयास है, जिससे क्या होता है कि जो लिंगानुपात है वो बढ़े। मतलब 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां, लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो। तो लड़कियों का जन्म हो तो वो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह नहीं हो, जन्म होने के बाद कोई उनको मारे नहीं, उनकी प्रोटेक्शन हो, तो अपने आप ही सेक्स रेशियो बढ़ेगा लड़कियों का। इससे क्या होगा? समाज में लड़का लड़की की संख्याएं बराबर होंगी
और समाज, एक सभ्य समाज का निर्माण हो। Voting is the foundation of democracy, enabling citizens to choose their representatives. The Election Commission ensures free and fair elections, while innovations like NOTA and VVPAT enhance transparency and voter confidence. वोट डालते हैं, सरकार बनती है, सरपंच चुना जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ये सब काम इलेक्शन कमीशन कराता है। एक सेंटर इलेक्शन कमीशन होता है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये वोटर लिस्ट बनाना, नए नाम जुड़वाना, पुराने नाम हटाना, है ना, और साथ में ये वोटिंग कार्ड बना के देते हैं। जब वोट डालते हैं तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जिसको वोटिंग कार्ड बना हुआ है अपने क्षेत्र में, वो वोट डालता है। नोटा एक ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबाउ इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब जैसे 10 कैंडिडेट सरपंच के लिए खड़े हुए, आप में से किसी 10 के 10 पसंद नहीं आए तो नोटा पे डालो आप, मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो एक फिक्स संख्या जब नोटा की हो जाती है ना, तो वो जो चुनाव है उसको एक प्रकार से वो काम का नहीं है, चुनाव दोबारा से चुनाव होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि 10 में चुन लो, ये भी पसंद नहीं आया तो नोटा ऑप्शन है। तो नोटा ऑप्शन बहुत ही अच्छी बात है कि कोई ना कोई या तो पसंद आए, नहीं आए तो फिर नोटा पे डालो, नोटा की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो चुनाव ही दोबारा होते हैं। VVPAT क्या होता है, वोटर वेरीफाइड, जो अपना मतलब पहले तो क्या है कि वो वोट डालते थे ना, तो क्या होता था, पर्ची सिस्टम होता था, तो आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डालना, उसमें मोहर लगा और वोट डाल दो। आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, ऐसे इतने लंबे ऐसे डब्बे जैसी होती है, उस पर जितने कैंडिडेट हैं उनके चुनाव चिन्ह लगे रहते हैं और सामने उनका बटन होता है। किसी को भी आप वोट डालना चाहते हैं, जाओ और उस पर क्लिक कर दो। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, फर्जीवाड़ा नहीं होता ना। उसके बाद क्या है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्पावर सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, देयर बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स। सूचना का अधिकार एक बहुत अच्छा अधिकार है। आपने जैसे मूल निवास के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन आज 3 महीने हो गए मूल निवास नहीं बना, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, तो कोई भी आप सूचना सरकार से, किसी संगठन से, किसी बैंक से आप सूचना ले सकते हैं कि भाई मेरा काम ये कहाँ अटका हुआ है। इसको सूचना का अधिकार कहते हैं। इससे अपने गवर्नेंस में, प्रशासन में पारदर्शिता आती है। आप ये भी जान सकते हैं कि पंचायत को कितना रुपया मिला, कहाँ कहाँ गया वो। तो ये सब किससे संभव हो पाएगा, सूचना के अधिकार से। तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 40 रिसीव्स क्वालिटी एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। सरकार का ही दायित्व है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई, ये कानून है। और इससे क्या होगा, एक तो एजुकेशन बढ़ेगी, पढ़ा लिखा समाज बनेगा, और पढ़ा लिखे समाज के अंदर कुरीतियाँ नहीं होती, जैसे बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, ये सब कुरीतियाँ, ये कब खत्म होंगी, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। चिल्ड्रंस राइट इंक्लूड द राइट टू सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, हेल्पलाइन एंड वेलफेयर स्कीम एम टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो, आपने देखा है कि बाल मजदूरी एक ऐसा अभिशाप है जो समाज अभी भी झेल रहा है। पर जो भी बच्चा है, पढ़ने की उम्र होती है उसकी, खाने खेलने की उम्र होती है, और उसी उम्र के अंदर वो बच्चा है, वो किसी होटल में काम कर रहा है, किसी खान में काम कर रहा है, किसी ट्रक पे काम कर रहा है, तो उसका बचपन है ना वो छिन जाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं होता, और ऐसे बच्चे आगे जाके समाज में बोझ ही बनते हैं। हो सकता है वो क्रिमिनल भी बन जाए। प्रेम मोहब्बत और उनको शिक्षा और उनको लाड प्यार, उनका पोषण कुछ नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने क्या है कि बच्चों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, और एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि कोई बच्चा यदि किसी भी समस्या के अंदर है, उस चाइल्ड हेल्पलाइन पे आप फ़ोन कर दो, तो सरकार के अधिकारी, पुलिस प्रशासन वगैरह उस बच्चे को उस बाल मजदूरी क्षेत्र से उसको ले जाएगी, जो नियोक्ता है जिसने उसको रखा उसको जेल भी हो। पर डेटो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें तो बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहा है, हम तो बाल मजदूर बन गए। मूर्ख हो, उल्टी ले जाते हो बातों को। साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन डिजिटल एज, promoting data and system from cyber crimes like malware, ransomware, phishing and online fraud is essential for safe digital participation। आपके घर में कोई मोबाइल चला रहा है, उसमें फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह है सब सिस्टम, आपके पास मैसेज आया कि
बधाई हो दीपक, 5 करोड़ रुपए तुमने जीते। ओ दीपक बावड़ा हो गया कि क्या करना है, बस एक क्लिक करना है, एक OTP आएगा, OTP बताओ और खाते में 5 करोड़ रुपए आ गए। ये बावड़ा हो गया, तुरंत OTP आया बताया और इसके खाते में जो भी पैसे थे गए। इसको ऑनलाइन फ्रॉड बोलते, कई तरीके से होता है। अभी कुछ दिन पहले सिस्टम चल रहा था, कोई आपको फ़ोन करता है कि मैं फलानी बैंक से बोल रहा हूँ, आपका पैन कार्ड नंबर है ना वो एक्टिवेट नहीं है, तो उसको खाते से जुड़वाना है, तो ऐसा है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं और आप ऐसा करो OTP बता दो और आपका खाते से जोड़ देंगे। ऐसा खाते से जोड़ेंगे, दोबारा खाते की तरफ मुँह ही नहीं करो। ये भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अभी कुछ दिन पहले वो ड्रामा देखा, कुछ लोग ऐसे वीडियो कॉल करते हैं, कहते हैं कि नकली वो बना रखी है, क्या बोलते हैं उसको लोग, कोर्ट, जिसमें जज वगैरह बैठे हैं झूठे पाखंडी, कि अब देख लो लाइव यहाँ पे क्या है, जज वगैरह बैठे और तुमने कोई ये क्राइम कर दिया कि तुम्हारे पार्सल में ये गंदी चीज़ मिल गई जो अब ख़राब है समाज के लिए, अब तुम्हारे ऊपर केस चलेगा और यदि तुमने इतने रुपए नहीं दिए ना तो ये देख लो ये जज साहब है, तुरंत ही फांसी को हुक्म देगा। झूठे जज, झूठे पाखंडी बैठे। अब यार कोई आदमी वो वीडियो कॉल पे देखो और जज बैठा है वगैरह काम से 5 लाख रुपए दे दी, 3 लाख रुपए, क्यों साहब हो रही है समाज के अंदर। तो ऑनलाइन फ्रॉड से हमको बचना चाहिए। क्या क्या करें? पहली बात तो ये जो फ़ोनपे गूगल पे है ना, इसमें पासवर्ड जो है ना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तुम मुझसे पूछो सर गूगल पे का क्या पासवर्ड क्या है, उनका टावर खेल, अच्छी बातें कर, खाने पीने की ये बात मत कर। दूसरा, एक आपके क्या इसमें वो होना चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस फ़ोन में, मोबाइल में, ताकि वो जो भी स्पैम वगैरह आते हैं उनको वो डिलीट कर दे, उसको आपको प्रोटेक्शन। फायरवॉल सिस्टम होना चाहिए आपके, कंप्यूटर साइंस पढ़िए थोड़ी बहुत, पढ़ लोगे लाइफ में, तो फायरवॉल सिस्टम होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन होता है। बायोमेट्रिक उसमें आप कर सकते हैं एंटर करने के लिए, ऐसे कई तरीके होते हैं। और दूसरे जो अनऑथेंटिक जो चीज़ें आती है ना कि इस पे लिंक पे क्लिक करो, इस ईमेल को खोलो और ये वो, तो इसको टच ही नहीं करना है। क्या टच ही नहीं करना है। Adopting cyber safety measures such as a strong password awareness, secure network and responsible online behavior can significantly reduce cyber risk. कई बार ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे क्या लगे रहते हैं, चार्जर लगे रहते हैं, उन चार्जर पे कभी तुम्हें मोबाइल चार्ज नहीं करना है, हो सकता है कि वो सारा डेटा ले जाएं। दूसरी बात क्या है कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो कोई गैस नहीं कर सके। अब मेरा गूगल पे फ़ोन पे का ऐसा पासवर्ड किसी को नहीं पता, अब मैं मेरा नाम ही मेरे पासवर्ड ही मेरे नाम से डाल लूँ या फिर 1 2 3 4 डाल लूँ, जैसे अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड 1 से 9 तक होता है, तो डीटो ऐसी तो फिर मनमाजू गैस कर लेकर गए काम से, तुम खुद ही भूल जाए। भूदान मुंह में, अब छोटी छोटी बातें हैं, मैं तुम्हें दोबारा से इन चीज़ों का याद करते हुए बता रहा हूँ, फिर देख सुन लेना, शुरुआत होगी तेरे से। इधर देख, हर चीज़ मैंने बताई, एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ को दोबारा प्रश्न रूप के बता रहा हूँ। जैसे ये PDF कंप्लीट होगी दोबारा ओरली पूछूंगा। पहला, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नाम बता रहा हूँ, आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य, लिख मत, दिमाग में छाप, क्या क्या लिखेगा, सबको लिखा हुआ, चुप हो जा। आचार्य विनोबा भावे। भूदान मूवमेंट क्या था कि देश आज़ाद हुआ ना, तो जागीरदार रहते थे इस देश के अंदर, तो उन जागीरदारों के पास 1000 बीघा 500 बीघा ऐसे ज़मीनें थी, और दूसरी जो कास्ट थी उनके पास ज़मीनें नहीं थी, ST SC वगैरह। तो आचार्य विनोबा भावे कहता है कि दानदाताओं थोड़ी बहुत इनकी तरफ भी ध्यान दो, ये भी भगवान के टावर, इनके पास रहने को 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। तो इनको मोटिवेट किया गया, यार ज़मीन थोड़ी दान दो, तो लोगों ने अपने स्वेच्छा से ज़मीन दान दी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनटचेबिलिटी। भाई संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि जाति पाति भेदभाव नहीं होगी? अरे गांव में होता है ना कि नीची जात का है, इसका पानी मत पियो, ये मत करो, ये सब गंदी बातें। तो संविधान इन सब का क्या करता है? विरोध करता है, इलीगल मानता है इसको। तो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब जातिगत भेदभाव बंद। आर्टिकल कौन सा? 17। नोटा का अर्थ क्या है? NOTA, नोटा। नोटा का मतलब होता है आप वोट डालने गए, 10 कैंडिडेट खड़े, आपको पता चला 10 के 10 गुंडे ही है, तो किसी को भी जिता दो,
गुंडा चुन के आएगा। तो आपके पास एक नोटा का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबाव, ऊपर में से कोई पसंद नहीं आया, नोटा पे क्लिक कर दो। तो जब नोटा की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर वो चुनाव दोबारा से होगा कि भाई सारे फर्जी खड़े हो गए। तो नोटा बहुत पावरफुल है। लेकिन जनता क्या करती है आजकल कि ज़्यादातर दुष्ट खड़े होते हैं, उन दुष्टों में से देखता है कि कौन सा दुष्ट थोड़ा कम दुष्ट है। ये हो रहा है वर्तमान। क्यों गुरु जी? बात सही है। उसके बाद है VVPAT। क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका मतलब सिंपल आपका जो वोटिंग मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें आप जाओगे और क्लिक कर दोगे, आपका मतदान हो जाएगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मतलब वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन। विच हेल्पलाइन इज फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। कोई बच्चा आफत में है, उसको बाल मजदूर बना रखा है, उसको बंधक बना रखा है, कोई माता पिता उसके बच्चे के नियर उसको मार रहे, पीट रहे हैं, उसको दुखी कर रहे हैं, उसे बेकार करा रहे हैं, उसको भिखारी बना दिए होते हैं ना कैसे ड्रामे। ऐसे बच्चों को शोषण से निकालने के लिए 1098 पे कॉल करो, तुरंत प्रशासन आपकी सहायता करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा होमवर्क मिल जाए तो डिटो कॉल मत कर दो, मूर्ख हो। हाँ, अब वन लाइनर क्वेश्चन है, भूदान मूवमेंट क्या है? सिंपल, विनोबा भावे ने शुरू किया था। जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे रिक्वेस्ट की गई थी और कुछ ज़मीनें गरीबों को दे दो। ठीक, भूदान मूवमेंट। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिला सशक्तिकरण क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। महिला है ना, उसको इतना काबिल बनाओ कि वो किसी का शोषण का शिकार नहीं हो। बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नौकरी पेशा उसको आगे बढ़ाओ, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से संबल बने। उसके बाद है RTI। क्या है? व्हाट इज RTI? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सरकार कितना पैसा लगा रही है किसी योजना पे, आप सूचना ले सकते हो। आपकी कोई योजना में भागीदारी लेनी है, आपको कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, तो सरकार से आप पूछ सकते हो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना। RTI। अच्छा, एक बार RTI का ऐसा कोई सिस्टम था, मेरे को RTI लगानी थी, मैंने किसी वकील से बात किया कि RTI लगानी। उसने कहा चिंता मत करो, औरों से तो हम 20,000 लेते हैं, आपसे हम 15,000 ले लेंगे। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या होगा इसके अंदर? के मेरे को ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, मेरे को स्टाम्प पेपर लगाने पड़ेंगे, अधिकारियों को फ़ोन करने पड़ेंगे, ऑनलाइन इसका होगा, और इसमें सिग्नेचर कराना पड़ेगा अधिकारियों को। यार लंबा ही लफड़ा। दूसरे वकील से फ़ोन किया, उनका यार फलाना आदमी 20,000 मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है। अरे चिंता मत करो भाई साहब, मैं 5,000 में कर दूँगा। तो ये और भला आदमी है, मैं किसी की बात नहीं मानी। तो भूदान मूवमेंट के बारे में बताना है। तो भूदान मूवमेंट क्या है? विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्या था? जिनके पास ज़मीनी थी उन जागीरदारों को, बड़े किसानों को आ गया कि यार जिनके ज़मीनें नहीं थोड़ी बहुत दे दो, दान करने से घटता है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व है? कि महिला पढ़ेगी तो सशक्त होगी, नौकरी पेशा करेगी, आराम से इंडिपेंडेंट रहेगी। उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखो क्या होता है ना कि समाज के अंदर कई गंदे लोग होते हैं, दहेज की मांग करते हैं, महिलाओं को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, चांटे देते हैं। तो इन लोगों से बचने के लिए सरकार ने एक 2005 में एक नियम बनाया, इसको बोलते हैं घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। ये कहता है महिला के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार गलत है, सजा होगी। एक्सप्लेन द वोटिंग प्रोसेस नोटा एंड VVPAT। नोटा क्या है, VVPAT क्या है? कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में पसंद नहीं आए, नोटा पे क्लिक कर दो, वो चुनाव दोबारा से होगा। दूसरा VVPAT क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साइबर सिक्योरिटी और इसके उपाय बताओ। साइबर सिक्योरिटी क्या है? आपका ऑनलाइन जो पैसा पड़ा हुआ है गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह में, या फिर अन्य तरीके से अकाउंट वगैरह बना रखे हैं, तो कोई साइबर एक्सपर्ट जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कंप्यूटर के इंटरनेट के जानकार होते हैं, तो वो अलग अलग तरीक़ों से ईमेल भेज के, OTP मंगा के, ऐसे अलग तरीके से पैसा ठग लेते हैं। तुम्हारा पैसा खुद ही खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इलीगल तरीका है, इसी को क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। तो अपने पासवर्ड किसी को नहीं बताने चाहिए, अनवांटेड लिंक वगैरह को और ईमेल को नहीं खोलना चाहिए,
टाइम टाइम पे पासवर्ड चेंज करता रहना चाहिए, हर जगह मोबाइल चार्ज नहीं लगाना चाहिए। इन चीज़ों से बचा जा सकता है।